हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसटी का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो पहले समझते हैं प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। तो प्रोसेस का मतलब होता है या तो आप सेट्स बोल दो, या तो आप सीक्वेंस ऑफ सेट्स बोल दो, या सीक्वेंस ऑफ टास्क बोल दो, या सीरीज ऑफ फंक्शंस बोल दो। तो मैनेजमेंट में जो सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, तो इनके मदद से इस प्रोसेस के थ्रू हमें कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, गोल्स को अचीव करना है। कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि जो टास्क है वो ऑन टाइम कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोला है कि ये जो टास्क है मेरा वो 2 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए और उसको 6 मंथ लग जाए। ठीक है, तो ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड है एंड रिजल्ट अचीव होना चाहिए। एंड थर्ड इज डूइंग राइट टास्क। सही तरीके से टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे तो समय ज़्यादा लगना ही है। ठीक है। सेकंड है एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, देखो हर मैनेजमेंट का ये रहता है कि वो कम से कम कॉस्ट लगाएं। ठीक है, कम से कम कॉस्ट लगेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। ठीक है, तो जो टास्क को कंप्लीट करना है उसे हमें मिनिमम कॉस्ट पे कंप्लीट करना है। सेकंड है कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये बनाना पड़ता है कि कितना कॉस्ट लगा, कम से कम कॉस्ट लगा है तो हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा। डूइंग द टास्क इन राइट वे। चीज़ों को आप सही तरीके से करेंगे तभी जाके आपका कॉस्ट कम लगने वाला है। ठीक है, अगर सही स्ट्रक्चर्ड वे में काम आप नहीं करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो यही है, हमें जो गोल्स अचीव करने हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट फीचर क्या है हमारा? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो जो मैनेजमेंट है उसका सर्टेन गोल्स होता है। ठीक है, उस गोल्स को और उसी गोल्स को अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है ना, ये गोल्स हैं। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट करना है हमें। ठीक है। सेकंड है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल। ठीक है ना, यानी हर जगह है ये। ठीक है, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है? यूनिवर्सल है, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी यूज है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो, बिग हो, प्रॉफिट मोटिव का हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव का हो। ठीक है, इन सब जगह मैनेजमेंट की नीड है। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है, यूनिवर्सल है। थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, यूनि डायमेंशनल नहीं है, यानी कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं करता है, बहुत सारी एक्टिविटी करता है। उसमें कुछ हमने 3 मेन एक्टिविटीज ली हैं। फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ, अब उसे कुछ ना कुछ टास्क करना है, कुछ ना कुछ उसका गोल होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया ही हुआ है आपका स्कूल। तो स्कूल का काम क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल का काम क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में यही बताया जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है उसका कुछ ना कुछ टास्क है, उस टास्क या गोल को हमें कंप्लीट करना है, अचीव करना है। ठीक है। सेकंड क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या है? आप जानते हैं जो भी हमारे ह्यूमन है ये ह्यूमन रिसोर्सेज है और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि काम इन्हीं को ही करना है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होगा टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसको समझते हैं हम। जैसे मान लो ये इंडिविजुअल है, ये भी एक इंडिविजुअल है, और मान लो ऐसे ये तीसरा इंडिविजुअल हो गया, ये चौथा इंडिविजुअल हो गया, ये एक ग्रुप है। तो हमें ये देखना है कि ये जो इंडिविजुअल है इसकी क्या नीड है और इस ग्रुप की क्या नीड है। दोनों नीड्स को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे? इसकी नीड पूरी नहीं होगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकता है, और ग्रुप की नीड नहीं होगी तो ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें दोनों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस।
तो ऑपरेशंस का मतलब वो ऑपरेशन नहीं है जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं और ऑपरेट होता है। ये ऑपरेशन का मतलब है प्रोडक्शन साइकिल से जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं उसे हम ऑपरेशन से बोल देते हैं। जैसे इनपुट्स बाय करना है, जो भी गुड्स आप लेके आए हैं उसको सेमी फिनिश्ड यानी पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सेमी फिनिश्ड में कंप्लीट करना है, फिर फिनिश गुड्स में कैसे कंप्लीट करना है, तो उसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं। तो मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल डू इट। यानी कि इसको मैं अगर ऐसे बताऊं आपको थोड़ा सा साइड में, कि हमने क्या किया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिक्स किया है, तभी तो जाके आपका जो ये ऑपरेशंस है वो हो पाएगा। तो इसी में हम बोल रहे हैं कि काम कैसे होगा, कौन इसको करने वाला है और कैसे करने वाला है। ठीक है, कि कैसे पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कैसे तरीके के काम को कर सकता है, इनपुट्स अच्छा खरीद के कौन ला सकता है। तो ये दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होता है। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को मिक्स करते हैं तो वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हमारा बनता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा, ये हमेशा चलते ही रहता है। ठीक है ना, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल टाइम। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, और देखिए मैं ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि आप अभी बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, 11th में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया है, तो आपके सामने सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कूल ही है। तो स्कूल का एग्जाम्पल मुझे लगता है सबसे बेस्ट होगा। अब मान लीजिए स्कूल में जो आपके टीचर्स हैं, तो अगर कोई टीचर छोड़ के चला जाता है, मान लो सेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है 2025 एंड 26, एक टीचर चले गए। ठीक है, तो ऐसे अभी आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसको हम कहेंगे स्टाफिंग, यानी रिक्रूट करना है हमें। तो और सारे टीचर्स तो थे, एक टीचर चले गए, तो अब हमें क्या करना होगा, इस टीचर की रिक्रूटमेंट करनी होगी, इनका सिलेक्शन करना होगा। ठीक है ना, जो भी टीचर हो, मान लो इकोनॉमिक्स के टीचर हो, ये चले गए हैं, तो अब इनकी रिक्रूटमेंट करनी होगी, इन्हें लाना होगा, सेलेक्ट करना होगा, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा चलते रहता है। हो सकता है सेशन के बीच में कोई टीचर चल जाए, हो सकता है सेशन के एंड में या दिसंबर में कोई टीचर चल जाए, क्योंकि सेशन तो आपका एंड होगा मार्च में। तो ये प्रोसेस जो है ये हमेशा चलते रहता है मैनेजमेंट का, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप होगा। ठीक है, प्लानिंग भी चलते रहती है। ठीक है, तो इसमें से ये सारे जो आप देख रहे हैं नाम, अभी इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पता है, आगे पता चल जाएगा। तो समझ के चलिए कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों की नीड होते रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने वो मैप बना रखा है, माइंड मैप। एक इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल है, प्लस अब दो इंडिविजुअल बस ले लिया है मैंने, लेकिन 2 4 6 8 से ही कोई डिपार्टमेंट बनता है। ठीक है ना, और तब मैनेजमेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये परचेज डिपार्टमेंट है, या एक सेकेंड इसको मिटा दूं, मान लो ये सेल्स डिपार्टमेंट है, इनका काम है चीजों को सेल करना। अब इसमें मान लो 10 लोग हैं, तो किसी एक के वजह से ही चीजें तो सेल नहीं हो रही हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा काम कर रहा हो, बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि 9 जो पीपल है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। या इसी को और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए, मान लो टास्क दिया गया है 100 सेल करने का, कोई भी प्रोडक्ट है उसे 100 सेल करना है, तो 10-10 सभी को सेल करना है। तो इंडिविजुअल 1 जो है उसने अपना 10 सेल कर दिया, इंडिविजुअल 2 है उसने अपना 8 सेल कर दिया, इंडिविजुअल 3 है उसने 5। तो ये जो 10 कंप्लीट कर लिया है, तो मैनेजमेंट बोलेगा कि थोड़ा इन लोगों को भी सिखाओ, समझाओ, सुपरवाइज करो कि ये लोग भी अपना 10-10 जो सेल है वो कंप्लीट कर लें। तो इसीलिए मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। तो अगर ग्रुप में सभी लोग अच्छे से काम करेंगे तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो अच्छे से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट में एक लाइन यूज करते हैं, यूज ऑफ वी नॉट आई टू रिप्रेजेंट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को जब भी रिप्रेजेंट होता है तो हम उसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या है, जो चेंज होते रहे। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी चेंज होता है। मैनेजमेंट को समटाइम्स अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स
या कुछ अदर एक्टिविटीज़ है उसे चेंज करना पड़ता है। रीज़न क्या है चेंज करने का? ड्यू टू सम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्निकल हो गया। ये तो आपका थर्ड चैप्टर है इन्वायरमेंट पढ़ना, लेकिन मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि गवर्नमेंट ने बजट में क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो मैनेजमेंट तो अपने तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अब मैनेजमेंट डिसीजन क्या लेगा कि नहीं, मान लो कोई इस चीज की प्राइस थी 20, अब हमें 25 करना पड़ रहा है, तो मैनेजमेंट बोलेगा कि नहीं, यही जो 20 रुपीज की चीज हम बना रहे थे अब 25 लग जाएगा, तो तुम कॉस्ट कम करने के लिए कोई उपाय लगाओ, इस चीज को 20 ही रुपये हमें रखना है। अब उसका कितना वेट घटाना होगा, उसका जो पैकेजिंग है उसकी क्वालिटी लो करनी होगी, कैसे करना होगा वो आप डिसाइड करें, लेकिन मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया है कि हम चीज़ों को 20 रुपये ही सेल करेंगे। तो ये चेंजेस आ गए, किसके वजह से आए? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि टैक्स बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होता है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, टेक्निकल हो, तो उसके वजह से मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल आप सुन के आए हैं 11th में, जो चीजें देखी नहीं जा सकती फिजिकली, बट उसका प्रेजेंस फील किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक इसमें भी वही आपका स्कूल का एग्जांपल देता हूं। आप सोचो, आप स्कूल जाते हो, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा होता है, ठीक है ना। टीचर्स अपने क्लास में टाइम से जा रहे हैं, टाइम से रिसेस हो रहा है, बेल बज जा रहा है, ठीक है। अगर कोई टीचर्स एब्सेंट हैं तो उनका जो लेज़र पीरियड है, किसी टीचर का लेज़र पीरियड है, तो वो उठ के आपके क्लास में जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इसके पीछे मैनेजमेंट काम कर रहा होता है। आप काम नहीं देख, मतलब आपके सामने जो चीज़ें दिख रही हैं वो वर्क एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। उसको आप बस फील कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है, साफ सफाई है, टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं, क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है। लेकिन उसको फिजिकली देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, बस फील किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। एम एट ए प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हर ऑर्गेनाइजेशन का आप अपने नज़र से भी चीज़ों को देख के सोच सकते हैं कि आपने खुद कोई कंपनी खोली है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो ग्रोथ करे, आगे बढ़े, ठीक है ना। तो अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, सर्वाइवल। बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ए लॉन्ग टर्म। आपने भी कोई कंपनी ओपन की है तो आप ऐसा थोड़ी सोच रहे हो कि सर मेरा जो कंपनी है ना 5 साल में डूब जाए, सर ये जो कंपनी मैंने खोला है ना सिर्फ 2 साल चलेगा, 2 साल में जो प्रॉफिट हुआ उसके बाद तो मैं जॉब करने चल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं सोचा। तो जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करता है, कंपनी ओपन करता है, वो यही, या बिजनेस भी ओपन करता है, तो वो यही सोचता है कि वो लॉन्ग टर्म में चले, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल क्या है, बेसिक पर्पस क्या है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, ये उसका सबसे पहले बेसिक पर्पस है। सेकंड क्या है, प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म में कैसे चलेगा। तो अर्निंग प्रॉफिट भी क्या है, एक वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन जो बिजनेस को करना है, जैसे मान लो आपने अपना ब्रांच खोला पटना में, अब आप चाह रहे हो उसे दानापुर में ओपन करना, ठीक है। तो इसके लिए तो पैसा लगेगा, तो जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेगी तो आप दूसरा ब्रांच ओपन कैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ रेट से। और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ रेट क्या है, मान लो उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स प्रॉपर हो रहा है या नहीं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़े या नहीं बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े ना बढ़े। अगर ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो हम बोल देते हैं कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अच्छा है।
अगर ये सारी चीज़ें डिक्लाइन पे जा रही हैं, डिक्रीज पे जा रही हैं, तो हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रेट लोअर है, डाउनफॉल पे जा रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में ये ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो जाए। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, अब ये चीज़ों को बताने से पहले मैं नॉर्मली बता रहा हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके लिए काम कर रही है? सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू उनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तभी लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस चल सकता है। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लॉयल्टी बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है उस कंपनी को लेकर। जैसे आप लोग देखते हैं ना, टाटा सॉल्ट, देश का नमक, तो टाटा पे सबको भरोसा है, तो ये कंपनी डूब ही नहीं सकती है। ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि उन्होंने विद इन वेरियस ईयर्स में देखा जाए तो बहुत कुछ सोसाइटी के लिए किया है, इसलिए टाटा कंपनी पे लोगों का भरोसा ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कंपनीज क्या क्या करती हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, कि हमें क्वालिटी पुअर नहीं करना है, हमें क्वालिटी अच्छी देनी है सोसाइटी को। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, जो भी सिविक एक्टिविटीज होती हैं उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना? जैसे मान लो अभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, प्लास्टिक वेस्टेज बढ़ रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए कंपनी कुछ बैग्स वगैरह अगर वैसे बना रही है तो काफ़ी यूजफुल है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ काफ़ी जनरेट कर रही है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंपनीज के वेरियस पोजीशंस पे वैकेंसी निकल रही हैं और आप उसमें जा रहे हो जॉब के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, सर्टेन कम्युनिटी है जो काफ़ी लोअर एंड पे है, तो उनको कुछ बेनिफिट देना या उनके लिए कुछ करना। ठीक है ना? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेरियस तरीके के ये फ्री वेबिनार्स लेके आते हैं कंपनी वाले, वेरियस कोर्सेज लेके आते हैं फ्री। इन्फोसिस के जाके देख सकते हो, टीसीएस के जाके देख सकते हो, कोर्सेज दिए रहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती है। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट आप पे बिल्डअप हो, लॉयल्टी बिल्डअप हो। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ, तो गवर्नमेंट कुछ सोशल सर्विस से रिलेटेड अगर कोई स्कीम लेके आ रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसको बढ़ाना है, उसका अवेयरनेस फैलाना है। ठीक है। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जो आप प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं तो पॉल्यूशन होगा ही होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो कम से कम हो। ठीक है ना? उसको जितना आप डिक्रीज कर सके वो सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि वो पॉल्यूशन होगा तो फिर सोसाइटी को ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो कुछ आप ऐसे पॉक्स वगैरह जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनके लिए कुछ पर्सनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप ला सकते हैं, या उसको एजुकेट कर सकते हैं कि आपके लिए भी ये जॉब्स है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही ये जॉब्स कर सकता है, आप भी पढ़ के सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, क्योंकि जो कंपनीज सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट सेल करने पे लगी रहती है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाती है। लेकिन जो कंपनी ट्रस्ट बिल्डअप करती है, लॉयल्टी बिल्डअप करती है विद इन ईयर्स, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से चलती है। ठीक है। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। अब इस चीज को समझो, मान लो कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड ही नहीं फील करेगा, मोटिवेटेड ही फील नहीं करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं देगा। या जनरली मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूं जो बहुत बार, अभी तो आप बहुत छोटे हैं लेकिन आप जब जॉब में जाओगे तो ये बहुत लोगों के मुंह से आप सुनोगे कि जितनी सैलरी मिल रही है ना उस हिसाब से ही काम करना है। ठीक है, जितनी सैलरी मिल रही है उस हिसाब से ही काम। क्यों ये बोलते हैं? सही बात है, अगर आपको 10K मिल रहा है, 10,000 रुपया मिल रहा है, तो आप 1 लाख का तो एफर्ट नहीं डालोगे उस कंपनी में। ठीक है ना? इसीलिए एम्प्लॉयज का सेटिस्फाइड होना जरूरी है, मोटिवेटेड होना जरूरी है। मोटिवेटेड इन द सेंस कि नहीं, मेरी सैलरी 10K है और मैंने काम लगभग दिया है 15K का या 20K का, तो मुझे कल कंपनी ये देखेगी कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया तो मेरी सैलरी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, मुझे रिकग्निशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे हायर प्रमोशन मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ों को देख के ही लोग आगे बढ़ते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा, और डिससेटिस्फाइड फील करेगा तो वो काम उतना ही करेगा जितनी नीड है। मोटिवेटेड इंसान ज़्यादा काम करता है, अच्छे से काम करता है, लेकिन जो डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उतना ही काम करेंगे जितना कंपनी मांग रही है, और बहुत ही स्लो पेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, मोटिवेटेड रखना है कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब ये सब करने के लिए क्या किया जा सकता है, कंपिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि ऐसे समझो, एग्जाम्पल देखो, मैं जानबूझ के स्कूल्स का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ना, क्योंकि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई पीजीटी टीचर है, ठीक है, अब उनको सैलरी मिल रही है 15K, और जस्ट आपके बगल में कोई स्कूल है वो पीजीटी को सैलरी दे रहा है 40K। तो यहाँ के जो टीचर हैं वो सैलरी को जान रहे हैं, तो यहाँ पे उसी तरीके से काम करेंगे जिस हिसाब से उनको सैलरी मिल रही है, ना कि 40K के हिसाब से यहाँ पे वो काम करेंगे। समझ पा रहे हो? तो हमें कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी है, ठीक है ना। सेकंड क्या है, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू फुलफिल स्टीम। ठीक है ना, तो प्रमोशन देते हो तो सामने वाला जो पर्सन है वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता है, उसे लगता है कि मैंने जो काम किया है, आगे बढ़ के मैंने बहुत एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो लगाया है उसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, इसलिए मुझे प्रमोशन मिला है। ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ट्रेनिंग देने से क्या होता है, उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके स्किल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नीडेड हैं स्टीम्स को बढ़ाने के लिए। पीयर रिकग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड। अब ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होती है, क्योंकि सर्टेन एज के बाद आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है। ठीक है ना, तो रिस्पेक्ट ही नहीं है अगर ऑर्गेनाइजेशन में, या कलीग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बॉस आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो भी बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। नेक्स्ट है गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर वैसा काम है जिससे उनके सेफ्टी पे बना सकती है, तो सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर होने चाहिए। पानी का मतलब पीने का पानी, सॉरी पानी का पीनी नहीं, पीने का पानी अवेलेबल होना चाहिए उनके लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें नीडेड हैं। ठीक है, ये सारे एम्प्लॉयज़ के हित की बात है और ये करना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तभी जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़े थे, उससे कुछ ना कुछ चीजें रिलेट करेंगे। ठीक है ना, देखो एक सिंपल तरीका बताता हूं, क्योंकि चैप्टर 1 शुरू हो रहा है और चैप्टर 11-12 तक आपको यही सारी चीजें पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो देखो, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट के फीचर्स और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, ये आपस में मिलता जुलता होगा। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, किसी चीज़ का फीचर बताना और किसी चीज़ की ज़रूरत बताना, दोनों काफ़ी क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो फर्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल को कंप्लीट करने में, अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट कैसे इन चीज़ों को मैं मैप के थ्रू बता रहा हूँ। मान लो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव है, अब ये दोनों ही कंप्लीट होने चाहिए। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का कोई टास्क है कि हमें कोई प्रोडक्ट है वो 100 पीस बनाना है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका है कि हमको सैलरी ठीक ठाक मिलेगा तो मैं 100 बना दूंगा। तो अगर आप उसको ठीक सैलरी दे दोगे तो मैनेजमेंट का गोल कंप्लीट हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है बस। तो मैनेजमेंट का काम ही क्या है, इंटीग्रेट करना। ऑर्गेनाइजेशन गोल और इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैनेजमेंट क्या करता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। वो उन दोनों चीज़ों को जोड़ता है, उससे क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं और जो आपका इंडिविजुअल है उसके भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अभी आपने पढ़ा है, याद है?
ऊपर चल के दिखा देता हूं। इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट एनालिसिस, डूइंग द टास्क इन राइट वे। अब इधर देखते हैं, मैनेजर्स क्या ट्राई करते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लगे, मैंने बताया है उससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजर्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं कि रिसोर्सेज कम से कम वेस्टेज हो उनका, प्रोडक्टिविटी बढ़े और कॉस्ट कम लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। वो कैसे, वो देखते हैं। मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंज। अब देखो, मान लो एग्जाम्पल है ये, मान लो इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अभी तक हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इस बार मैनेजमेंट ने बोला है कि जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, अब इसके वजह से उन्हें तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने नहीं आता है, तो उन्हें अपने स्किल्स में चेंज करना होगा। ठीक है, उन्होंने अपने मान लो स्किल्स में चेंजेस कर लिए। ठीक है, अपने स्किल्स को अपग्रेड किया, इसलिए मैं हाई का साइन बना रहा हूँ। स्किल्स को उन्होंने क्या कर लिया, अपग्रेड कर लिया। इससे क्या हुआ कि ये जो एम्प्लॉय है इसका स्किल एक बढ़ गया कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना सकता है। अब क्या होगा, मान लो ये इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है किसी भी रीजन से और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो बोलेगा वहां पे क्या कि ये काम तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन मैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि भाई ऐसा इंप्लॉय तो हम देखे ही नहीं थे। ठीक है, आपको मैं ज्यादा सैलरी दूंगा, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लो कल ही से। तो इससे क्या होता है कि इम्प्रूव एम्प्लॉयज वर्क, उसके भी वर्क जो है वो स्किलफुल होते हैं और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उन्हें एक जगह मिलती है, एक नई जगह मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो, इन्वायरमेंटल चेंज का मतलब सिर्फ इन्वायरमेंट वो वाला इन्वायरमेंट मत समझना, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक, अभी जो ऊपर हमने देखा था सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, वेरियस तरीके के होते हैं। ये चैप्टर 3 में हमें बिजनेस इन्वायरमेंट ही पूरा पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट में कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगा तो मैनेजमेंट उस हिसाब से अपने मैनेजमेंट में चेंज करती है और उससे एम्प्लॉयज़ का वर्क जो है वो इम्प्रूव होता है और उन्हें आगे भी चल के इसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये भी अभी हमने ऊपर देखा है, एफिशिएंट मैनेजर जो होगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी लाने की कोशिश करेगा। और वो कैसे होगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी जॉब देने वाला, उसके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल हैं, एम्प्लॉय उसके अपने इंडिविजुअल गोल हैं कि भाई मेरी सैलरी 15,000 है, मेरे को 25,000 तक जाना है। इन दोनों को अचीव करवाना है। मैनेजर कभी ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल कंप्लीट हो। एक अच्छा मैनेजर वही है, इसीलिए वर्ड मैंने एफिशिएंट लगाया। एफिशिएंट मैनेजर वही है जो एम्प्लॉय का भी इंडिविजुअल गोल के बारे में सोचे और ऑर्गेनाइजेशन गोल के भी बारे में सोचे। ठीक है, और ये दोनों चीजें जब अचीव होती हैं तो वो मैनेजमेंट काफी तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट इन सोसाइटी। ठीक है, तो जो एफिशिएंट मैनेजमेंट होंगे, ठीक है, उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोशल ऑब्लिगेशन, डिफरेंट ग्रुप्स जैसे कस्टमर्स हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर्स हो गया, इन सभी के बारे में वो सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो उनके साथ बस इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं बस उन्हीं के बारे में सोचना है, नहीं। हम किसे प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी हमारा कस्टमर्स कौन है, कस्टमर्स कैसा फीडबैक देगा, इन सभी चीजों पे हम सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, क्वालिटी गुड्स हमें बनाना है, गुड सैलरी देनी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो ये सब चीजों के बारे में जो सोच रहा है वही मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है। और इससे सोसाइटी भी डेवलप होता है। अगर हम पुअर क्वालिटी गुड्स बनाएंगे तो उससे हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं उस पर ही इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में हमारी कंपनी नहीं चलेगी। आज ना कल तो सच्चाई लोगों को पता चल ही जाएगी, फिर तो वो आपका प्रोडक्ट लेंगे नहीं। तो लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको एफिशिएंट बनना होगा, मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनना होगा, सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा, तभी सोसाइटी आप पे ट्रस्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं जान रहा हूं आप लोग थोड़ा थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते,
ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक, उसके बाद दोबारा पढ़ने आएंगे। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट को हम साइंस बोल सकते हैं, मैनेजमेंट को एक आर्ट बोल सकते हैं, या मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्या है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो ये 3 फीचर्स है, अगर ये 3 फीचर्स अवेलेबल होंगे मैनेजमेंट में भी तो हम बोल देंगे मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। तो फर्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हम साइंस में क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल है। ठीक है, मैनेजमेंट में हम क्या देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट का भी है, यानी जैसे आप अभी बीएसटी पढ़ रहे हो, फिर बीबीए में जाते हो, फिर बीबीए के बाद एमबीए करते हो, तो ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट का भी है। तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन, तो ये जो फीचर साइंस का है वो मैनेजमेंट में भी पाया गया है या पाया जाता है। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स बने हैं वो किस किस बेसिस पे बने हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके। देख लो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप कैसे हुए हैं, ऑब्जर्वेशन से, टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, यानी बार बार अगर एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम एक प्रिंसिपल बना देते हैं, ये साइंस कहता है। मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि मैनेजमेंट जो डील करता है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, डील जो कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग से है, और ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है उसे प्रिडिक्ट कर पाना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट है, पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक हम पूरी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है, समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी आप ऊपर देख रहे हो हम जो भी बात कर रहे हैं लोगों की ही बात कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो। अब ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, हम एम्प्लॉयज को सैलरी भी अच्छा दे रहे हैं, फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ अदर रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन के बिहेवियर को समझ पाना इतना इजी नहीं है। थर्ड चलते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी पे चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो यहाँ पे भी, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो वहाँ पे भी है। ग्रेविटेशन के बारे में जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका जाओगे तो ग्रेविटेशन के बारे में कुछ और बता दिया जाएगा। न्यूटन के प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, आइंस्टाइन का जो पढ़ रहे हो, वो सब जगह सेम ही है। ठीक है, मैनेजमेंट principles are not exact like scientific principles, so their application and use is not universal. अब देखो, जो यहाँ के एम्प्लॉयज का बिहेवियर है वो अमेरिका के एम्प्लॉयज का बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा अलग तरीके से काम करेगा, और जो अमेरिका का मैनेजमेंट है वो अलग तरीके से काम करेगा। एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, मान लो एग्जाम्पल है ये कि अमेरिका के लोग अगर बोल रहे हो आपकी ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं, इंडियंस हो सकता है उतने वर्कोहॉलिक ना हो, तो वहां आपको कुछ अलग रूल एंड रेगुलेशंस लगाने होंगे, यहाँ कुछ अलग रूल एंड रेगुलेशंस लगेंगे। ठीक है, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस, यानी पूरी तरीके से साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, या सोशल साइंस है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट देखें, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थ्योरीज वगैरह जो आर्ट में बनती हैं, तो आर्ट में तो देखा गया है कि हाँ सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, जिससे आप थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर कर सकें। मैनेजमेंट में भी अभी हमने ऊपर ही देखा है, तो मैनेजरियल स्टडीज पूरी की पूरी किताब है, चलती है, पढ़ते भी हैं लोग। तो बोल सकते हैं कि ये फीचर जो आर्ट का है वो प्रेजेंट है हमारे मैनेजमेंट में भी। ठीक है ना, फर्स्ट फीचर है वो मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि अब देखो आर्ट के फील्ड में क्या होता है ना, इसको मैं इधर समझाता हूं आपको। जैसे मान लो आपके पेंटिंग के टीचर जो हैं, पेंटिंग के टीचर ने 2 या 3 क्लासेस लिए, ठीक है, थियोरेटिकल चीजें पढ़ा दी कि कैसे लाइंस ड्रॉ करने हैं, कैसे मुंह बनाना है। देखो मेरी पेंटिंग तो बहुत ही खराब है, मैं पेंटिंग के क्लास में शायद सो रहा था,
तो इसलिए मेरी पेंटिंग बहुत खराब है। कैसे बाल बनाने हैं ये थ्योरी में आपको समझा दिया। अब उसी में क्या होगा, एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से ड्रॉ करेगा, ठीक है, और एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मैं ही हूं, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, बेकार ड्राइंग करने वाला, ये मिस्टर एक्स है। तो इनकी ड्राइंग तुम देखो, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनी और एक मेरी ड्राइंग बनी है बेकार सी, ठीक है। तो ये किसी स्टूडेंट मिस्टर एक्स ने बनाया और ये धीरज ने बनाया। धीरज की ड्राइंग देखो कितनी खराब है, एक्स की अच्छी है। तो ये हुआ क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज तो सबको एक ही दिया गया। तो ये पर्सनल स्किल पे होता है कि आप इसमें हम एक वर्ड बोलते हैं पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी। ये थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिया सबने, लेकिन अच्छा आर्टिस्ट वही है जो उस पर्सनल स्किल को कैसे यूज करता है, क्रिएटिविटी कितना उसमें वो बढ़ाता है, तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है। मेरे जैसा इंसान आर्टिस्ट नहीं बन सकता, और ये जो मिस्टर एक्स है ये एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। क्यों? इन्होंने जो चीज सीखी, अपना पर्सनल स्किल अप्लाई किया है और कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है, तो इसीलिए वो क्या है, एक अच्छे आर्टिस्ट है। धीरज कुमार बेकार आर्टिस्ट है, ठीक है। चलो, तो मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है क्या? तो हाँ, मैनेजर्स लर्न सम थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, वो भी थ्योरी और प्रिंसिपल पढ़ते हैं। बट जो एफिशिएंट मैनेजर्स होता है वो क्या करता है, अप्लाई दिस ऑन डिफरेंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी, ठीक है। यानी एक अच्छा मैनेजर कौन है, जैसे मान लो इसका भी एग्जांपल दे देता हूं मैं। ये मैनेजर 1 है, M1, ये मैनेजर 2 है। मैनेजमेंट सॉरी मैनेजमेंट ए ने भी मान लो सेम ही थ्योरी प्रिंसिपल्स पढ़े, इसने भी पढ़े, लेकिन इसने अपना क्रिएटिविटी अप्लाई किया। इसे पता है कि कब कौन सी थ्योरी, कब कौन से प्रिंसिपल लगाने सही होंगे। रिस्क लिया कि एक बार मैं ये प्रिंसिपल्स यहाँ लगा के देखता हूँ, शायद अच्छा वर्क कर जाए। तो ये इसकी क्रिएटिविटी है, ये इसका पर्सनल स्किल है, जो इसको एक क्या बनाएगा, एक अच्छा मैनेजर बनाएगा, ठीक है ना। ये इसका पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी है जो इसको एक एफिशिएंट मैनेजर बनाएगा। M1 ने अप्लाई नहीं किया तो M1 एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फीचर जो आर्ट का है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड देखते हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो एक अच्छा आर्टिस्ट कौन है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है अपने आर्ट का। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जो उसका परफेक्शन है वो बाहर निकल के नहीं आएगा। मैनेजमेंट में क्या है, एक्सपीरियंस मैनेजर्स जो होते हैं वो इंप्रूव करते हैं अपने मैनेजरियल स्किल को और एफिशिएंसी को। यानी एक मैनेजमेंट वो काम कर रहे हैं, बार बार रिस्क ले रहे हैं, बार बार अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं। तो ये चीज हमें मैनेजमेंट में भी पाई गई है कि ये जो फीचर है ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो भी अपने मैनेजरियल स्किल्स जो है उसको इंप्रूव करते रहते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट था हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी बुक्स स्टडी अवेलेबल है तो दोनों के पास अवेलेबल है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, दोनों अपने पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी से चीज़ों को इंक्रीज करते हैं, तो बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट में भी ये होता है, आर्ट में भी होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, वो अपने जो भी उनका वो आर्ट है वो उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसमें एक्सेल करते हैं। मैनेजर्स भी क्या करते हैं, अपने मैनेजरियल स्किल्स को प्रैक्टिस कर करके वो उसमें एफिशिएंट बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एज एन आर्ट है, जिसका काम क्या है, गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। यानी मैनेजर का काम यही है कि वो चीज़ों को मैनेज करेगा और लोगों से, जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उससे काम निकलवाएगा, काम को कंप्लीट करेगा, गोल्स को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। तो ये तो हो गई। साइंस है कि नहीं है? तो नहीं, साइंस नहीं है, वो इन एग्जैक्ट साइंस है। अब थर्ड चीज है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है? तो फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये चीज हमने अभी ही पढ़ा है, लगातार पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हेल्प्स टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। तो प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को प्रोफेस करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, वो तो है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? तो हाँ, मैनेजमेंट में भी बिल्कुल ऐसा है। बुक्स वगैरह बनी हुई हैं, कोर्सेज वगैरह बने हुए हैं। तो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड चलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू एन एग्जाम और डिग्री।
यानी कि अगर उस प्रोफेशन को प्रोफेस करना है आपको लीगली, तो आपको सर्टन या तो कोई एग्जाम देना होगा या डिग्री लेनी होगी। जैसे डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस चाहिए, लॉयर बनना है तो लॉ की डिग्री चाहिए, टीचर बनना है तो बीएड की डिग्री चाहिए। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई लीगल, नो लीगल रेस्ट्रिक्शन, कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई भी आदमी मैनेजर बन सकता है। लेकिन ठीक है, आजकल जो कंपनीज हायर करती हैं मैनेजर को, वो क्या होती हैं, वो सब एमबीए डिग्री लेके रखते हैं। अगर आपके पास एमबीए डिग्री है तभी आप एक अच्छे कंपनी में क्या बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। बट लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है अभी भी। ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं है, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। यानी बोला ये जा रहा है कि अभी तो ये लीगली बाइंडिंग है नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय में क्या हो जाएगा, लीगली बाइंडिंग हो जाएगा कि जो भी एक मैनेजर है उसको एटलीस्ट एमबीए डिग्री उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि मान लो मैं ही अपनी एक कंपनी खोलूं और मैं अपने दोस्त को मैनेजर बना दूं। ठीक है, मेरा दोस्त है जिसने मान लो बीए ही कर रखा है, कोई एमबीए की डिग्री नहीं है, उसे ही मैं मैनेजर बना दूं, तो कोई आके ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, कंपनी लॉ में नहीं है। बिकॉज ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि हाँ मैनेजर के पास एमबीए डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं अपने दोस्त को भी मैनेजर बना सकता हूँ। ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो फीचर है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो एवरी प्रोफेशनल हैज to get himself registered with his association before practicing this profession। यानी कि वो प्रोफेशन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उससे पहले आपको रजिस्टर्ड होना होगा उस एसोसिएशन में। जैसे डॉक्टर का है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसा मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशंस बनाए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एसोसिएशंस हैं। ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है, एसोसिएशन होने से कोई बड़ी चीज नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है ना, लीगली वो बाइंडिंग नहीं है। अगर जैसे मान लो मैंने एमबीए कर लिया, ठीक है, तो मैं इस नेशनल या इंटरनेशनल में अगर मैं ज्वाइन नहीं भी करता हूं तो ऐसा नहीं है कोई कंपनी मेरे को बोलेगी कि नहीं आप मेरे कंपनी में मैनेजर नहीं बन सकते क्योंकि आपने एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। क्योंकि ऐसा कोई सर लीगल बाइंडिंग है ही नहीं। लॉ में है, मेडिकल में है तो उनको कराना ही होगा, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है तो मैं नहीं भी करा सकता हूं। सो दिस फीचर इज अगेन नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वही है आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। ठीक है। थर्ड फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वही जो एसोसिएशन है तो वो कुछ एथिकल कोड्स अपने देते हैं और वो बाइंडिंग होते हैं। जो भी वो प्रोफेशनल्स हैं उन सभी पे वो बाइंडिंग है, जो भी वो कोड्स बनाए हैं वो कोड्स को मानना ही होगा। बट मैनेजमेंट में भी जैसे मान लो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ठीक है, इसने भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं इंडियन मैनेजर्स के लिए। बट अगेन इट्स लीगली नॉट कंपल्सरी। पहली बात तो मैं तो ज्वाइन ही नहीं करूंगा, और ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो मैं तो कुछ मानूंगा ही नहीं। या ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं ज्वाइन कर लूं लेकिन नहीं मानूं, तो कुछ हो नहीं जाएगा क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है ही नहीं। ठीक है ना। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। फिर वही बात है कि आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। फिफ्थ है सर्विस मोटिव। सो बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विथ डेडिकेशन। यानी कि जितने भी ये जो प्रोफेशंस है उन सबका काम ही क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को। अब बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। बेसिक पर्पस मैनेजमेंट का क्या है, मैनेजमेंट के जो भी गोल्स बने हैं उसे कंप्लीट करना। तो हो सकता है, और हो क्या सकता है, मैक्सिमम जगह तो यही होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, प्रॉफिट का। तो जब आप प्रॉफिट दे रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट लेने की सोच रहे हैं, तो अब तो आप सर्विस के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। ये देखो, इन रियलिटी हम पढ़ तो ये सारी चीजें रहे हैं, लेकिन आपको साफ साफ बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो जैसे मान लो मैं डॉक्टर का ही बोल दूं या लॉयर्स का ही बोल दूं, तो वो सर्विस तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सर्विस नहीं दे रहे। तो ऐसा थोड़ी है कि वो प्रॉफिट के बारे में सोचते ही नहीं है।
लॉयर्स, अच्छे अच्छे लॉयर्स के पास जाओगे तो एक एक मिनट का पैसा लेते हैं वो, 1 घंटे का भी चार्ज होता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक सर्जरी कर रहे हैं उसका बहुत पैसा लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें तो दिखता है कि नहीं वो सर्विस दे रहे हैं, बहुत नॉर्मल सिंपल आदमी है, ऐसा नहीं है। वो डॉक्टर पहले ही अपने हॉस्पिटल्स में बोल देते हैं कि मैं एक सर्जरी करूंगा, मेरे को इतना तो चाहिए, एटलीस्ट इतना चाहिए। अब मैनेजमेंट को उससे ज़्यादा कितना लेना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ऑपरेशन करूंगा तो इतना लूंगा एटलीस्ट। तो उसी तरीके से है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, आधा अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका मोटिव वही है, प्रॉफिट है, तो वो तो सर्विस देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सर्विस भी वो देते हैं, थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट भी रखेंगे, नहीं तो उनकी कंपनी कैसे चलेगी, ठीक है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट, अगेन ये प्रोफेशन में प्रेजेंट, ये भी जो फीचर है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, यानी मैनेजमेंट अभी तो हम उसे प्रोफेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ब्रेक होता है, आप चाय वगैरह जो भी, चाय कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है विदाउट शुगर पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मिलते हैं, 2-3 टॉपिक्स बचे हैं उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी का टी और कॉफ़ी ब्रेक ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, फर्स्ट है टॉप लेवल, सेकंड है मिडिल लेवल और थर्ड है लोअर लेवल। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों लेवल्स पे कौन कौन से लोग होते हैं जनरली, और इन सभी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ ऑपरेशन वाले जो होते हैं। तो और इनके फंक्शंस क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, यानी जो भी आपका वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, क्या प्लान्स होंगे, क्या क्या पॉलिसीज होंगी, वो सब फॉर्मुलेट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज जो है उसको ऑर्गेनाइज करके देते हैं किनको, मिडिल लेवल को, कि आपको ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट्स, यानी मान लो बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी, ठीक है, कितने करोड़ में ये काम हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सब का जो व्यवस्था है वो आपके टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो करके देते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि टॉप लेवल वाले ही जो लोग हैं वो सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो यही क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका वेलफेयर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे लॉन्ग टर्म तक चलेगी, क्योंकि प्लान्स और पॉलिसीज तो आप ही बना रहे हैं, तो आप ही डिसाइड करेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म तक हमें लेके जाना है तो कैसे प्लान्स और पॉलिसीज होनी चाहिए, वेलफेयर कैसे होगा। लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मान लो आपको टैक्स स्ट्रक्चर क्या रखना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या रखने हैं, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगी, गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज दे रहा है तो कैसे लेना है, ठीक है। तो ये सब की जो ये सब का जो वर्क होता है, ये सबसे मीटिंग करनी होती है, तो ये टॉप लेवल वाले ही लोग जाके मीटिंग वगैरह करते हैं। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो भी डाइवर्स यानी कुछ अलग टाइप के जो एलिमेंट्स है उसको भी जोड़ने का काम, इंटीग्रेट करने का काम यही करते हैं, और बड़े बड़े जो एक्टिविटीज हैं उसको भी कोऑर्डिनेट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि बीच में था, ये वाला मैं मार्क कर दे रहा हूं। इसमें क्या है, डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, लाइक परचेज हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब मिडिल लेवल में आते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जनरली एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल, जो भी उन लोगों ने प्लान्स और पॉलिसीज बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इनके फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल,
कि यानी कि जो पॉलिसीज बनाई हैं उन्हें समझाना बताना कि ग्राउंड पे वर्क कैसे होगा, वो ये समझाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट में, यानी ये परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ये सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, इनमें काम कैसे होगा वो भी एक्टिविटीज ये ऑर्गेनाइज करके, ये जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइज करके अपने डिपार्टमेंट में देते हैं। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज, यानी जो प्लान्स बने हैं, जो काम होगा, उसके लिए हमें कैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है, कैसे क्या प्रोसीजर होगा उनको सेलेक्ट करने का, कैसे हम उन्हें अपॉइंट करेंगे, क्या सैलरी पैकेजेस होनी चाहिए, ये सब वो डिसाइड करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग। मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, तो इनके जो मैनेजर्स होते हैं, पहले ये तो अपने डिपार्टमेंट्स में जो इनके बाद के पोजीशन के लोग होते हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, और फर्दर ये जो मोटिवेशन का जो एरिया होता है वो नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि एट द एंड वर्कर्स को ज़्यादा काम करना है, तो फिर जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो फिर वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। ठीक है। कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो डिपार्टमेंट, जैसे मैंने यहाँ 3 डिपार्टमेंट लिखा है, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो ऐसा नहीं है कि यही सबसे बड़े हैं और ये दोनों छोटे हैं, सब डिपार्टमेंट की जरूरत है। ठीक है। तो आपस में कॉपरेशन बना के रखेंगे तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो पाएगा। ऐसे कोई डिपार्टमेंट अपने आप को ज़्यादा बड़ा बनने लगेगा तो उससे क्या होगा, फिर कॉपरेशन टूटता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस एराइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस एराइज हो जाएगा। ठीक है। और उससे जो काम है, काम करने की जो स्पीड है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है। थर्ड आता है हमारा, उसको हम सुपरवाइजरी, लोअर या ऑपरेशनल, क्योंकि काम यहीं पे होना है तो इसलिए ऑपरेशनल लेवल कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फॉरमैन होगा, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स होंगे, क्लर्क होंगे। इनका काम क्या है, वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल, तो जो प्लान्स उन लोगों ने फॉर्मुलेट किया है, बनाया है, उन पे काम करने का जो भी एक्टिविटीज है उन पे उनको काम करना होता है। ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है इनके, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर, क्योंकि काम यही कर रहे हैं तो अब उस प्रॉपर वर्क को करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये बताते हैं। सेकेंड है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर क्या होगा, देखिए ये हर लेवल्स पे हो सकते हैं। सुपीरियर जो आपसे बड़ा है और उसके जस्ट जो नीचे है वो क्या है, सबऑर्डिनेट हो गया। तो सबऑर्डिनेट अगर जो काम कर रहा है उसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, तो वो अपने सुपीरियर को बताता है, सुपीरियर फिर उससे सुपीरियर जो है उनको बताता है, ये एक चेन की तरह चलते रहता है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी जरूरी है क्योंकि काम उन्हें ही करना है। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, प्रिसीजन होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि क्वालिटी में हल्का सा भी चेंज होगा तो उससे आपके कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए इसमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, प्रिसाइज को काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो यही जो सुपरवाइजरी लेवल है आपका, वही क्या करते हैं, अपने जो नीचे वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमें बस थोड़ा थोड़ा जानना है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ये पूरा का पूरा अपने आप में ही चैप्टर है, ठीक है। तो हमें हल्का हल्का जानना है कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा प्लानिंग, तो इसे प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हम प्लान को ही बनाते हैं। बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन, सारे फंक्शंस का ये बेस है क्योंकि जब तक प्लान नहीं होगा तब तक चीज़ें वर्क नहीं होंगी। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और चॉइस, कैसे हमें काम करना है, इस पर क्या प्लान होगा, किस अकॉर्डिंग काम होगा, ये सब के लिए हमें डिसीजन मेकिंग या चुनना होता है, चॉइस लेना होता है, कितने वर्कर्स होंगे, ये सब प्लान्स बनते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग हमारा सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। सेकेंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं एक्टिविटीज़ को, फिर ग्रुप करते हैं, फिर उसके लिए उसके ऊपर किसी को अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी यानी पावर्स बोल सकता हूँ मैं, एक सेकेंड, अथॉरिटी दिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये काम करवाना है, आपको मैं सर्टेन पावर्स दे रहा हूँ, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट्स बनते हैं क्योंकि ग्रुप्स बन गए हैं तो वेरियस डिपार्टमेंट्स बनेंगे, उनको फिर ड्यूटीज असाइन होती है, ठीक है। क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर,
क्रिएटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी, ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या होगी, मैनेजरियल एक्टिविटीज क्या होगी। डिजाइन स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे वर्क करेगा, जैसे ये डिपार्टमेंट है तो इनके हेड होंगे, फिर ये जो हेड्स हैं ये हेड्स किससे डील करेंगे, तो ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेटन तैयार होता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, अब काम तो ऑथराइज हो गया है कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने इतने लोग होने चाहिए, ये अपने सुपीरियर से जाके मिलेंगे, बट उस हिसाब से अब हमें क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट करना होगा, वैसे लोगों को लाके रखना होगा काम करने के लिए। सो ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कैसे आपने तो प्लान बना लिया, डिपार्टमेंट्स बना लिए, अब उसमें लोगों को भरना है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करना होगा, सिलेक्शन, कौन सी ट्रेनिंग देनी है, कैसे डेवलपमेंट होगा एम्प्लॉयज़ का, कितने मंथ के बाद एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, एस्टिमेटिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन नियर फ्यूचर। तो एस्टिमेट यानी कि अप्रॉक्स, अप्रॉक्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, फिर जैसे जैसे बर्डन बढ़ते जाएगा, काम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फर्दर आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स टू एम्प्लॉयज, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को। उसमें है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को हमें मोटिवेट करना है वर्क के लिए। ऑब्जर्विंग, सुपरवाइजिंग, गाइडिंग, यानी वो काम ठीक तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गाइड करना है कि ये काम ऐसे होगा वैसे नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं ये सब, क्योंकि चैप्टर्स है अपने आप में, तो अभी समरी में मैं बता रहा हूँ तो मुझे ही अजीब लग रहा है। कम्युनिकेटिंग विथ एम्प्लॉयज, कम्युनिकेट करते रहना है, इसमें भी फिर है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, पार्टीज, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें होते हैं। हेडिंग एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, ठीक है, डायरेक्शंस देना है हमें कि हाँ भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये जो टास्क है, ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं, उसे हमें कंप्लीट करना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया, इंश्योर वर्क अकम्पलिशमेंट एज पर प्लान, यानी कि मान लो प्लान मैंने बनाया था 100 यूनिट बनाना है और कुछ मंथ्स के बाद हम क्या देख रहे हैं कि अभी 50 ही बना है, तो कहीं ना कहीं डेविएशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन, या तुम डिफरेंस समझ लो, फिलहाल के लिए क्या समझ लो, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। तो हमें ये चेक करते रहना है कि जो हमने प्लान किया था उस प्लान के हिसाब से हम जा रहे हैं या नहीं, या उसमें भी कितनी कमी है, क्या ये टारगेट अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनी डेविएशन, यही डेविएशन या डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड इज ड्यू टू द लैक ऑफ कंट्रोलिंग, यानी आपने चीज़ों को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर रखा है ना, इसीलिए डिफरेंस दिख रहा है 50 का। आपको अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने वर्क्स पे ध्यान देना होगा, तभी ये टारगेट क्या हो पाएगा, अचीव हो पाएगा। थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं कंट्रोलिंग में। फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसी, यानी कमी कहाँ हो रही है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने में वो एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है और उस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एसेंस, देखो फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन भी क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने क्यों बोला, क्योंकि सारे ही जो फंक्शंस अभी हमने ऊपर पढ़े, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, इन सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ठीक है। जैसे देखो प्लानिंग स्टेज पे, इसमें टॉप लेवल के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, स्टाफ इज रिक्रूटेड, तो इन सभी चीज़ों में हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये काम प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्टाफ का रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेन करना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्लान बना है उस हिसाब से। डायरेक्शंस आर गिवन, अब जैसे मान लो डायरेक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, आप मेरी बात ही नहीं मानोगे, ठीक है। तो यानी कोऑर्डिनेशन क्या है यहाँ पे कम है, और उससे क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो पुअर आएगा, ठीक है। तो राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स के लिए हमें डायरेक्शंस जो दिए गए हैं वो मानने पड़ेंगे। कंट्रोलिंग, हमें चेक करना होगा कि कोई डेविएशन ना हो, यानी कोई डिफरेंस ना हो, जैसा प्लान बनाया गया था उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है।
तो इन सभी जगह पे, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, इन सभी जगह पे कोऑर्डिनेशन की नीड है, ठीक है ना। इन सभी जगह पे क्या चीज की नीड है, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, ठीक है। टॉप लेवल में भी, मिडिल में भी और लोअर लेवल में भी। ये तो फंक्शंस में हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन की नीड है, लेकिन जो हमारे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनमें भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। इंटीग्रेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सीईओ बैठे हुए हैं, सीएफओ बैठे हुए हैं, तो इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो प्लान ही नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। जो प्लान बनाने हैं, पॉलिसीज बनाने हैं, वो बन ही नहीं पाएगा, तो इनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और इन्हें सारे एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वो उन सभी का प्लान पॉलिसी बनाना है, तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट, परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो ये तो हमेशा लड़ते ही रहेंगे आपस में, या अपने आप को सुपीरियर दिखाते रहेंगे कि नहीं सबसे मेन डिपार्टमेंट तो मैं ही हूँ, मेरी सुननी चाहिए आपको। मार्केटिंग बोलेगा कि सारा जो सेल्स हो रहा है वो मेरे ही बदौलत तो हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं ही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस करना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है। इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। अब इसी हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट के, सेल्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के वर्कर्स होंगे, ये भी अपने आप को सुपीरियर, जब इनके डिपार्टमेंट सुपीरियर बन रहे हैं तो यानी इनके जो लोग हैं वो भी अपने आप को सुपीरियर बनेंगे, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नीडेड है, ठीक है। कोई होना चाहिए जो इन सभी को क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, समझाए, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर कोई कंपनी फेल करती है कोऑर्डिनेशन में तो ये ज़्यादा लॉन्ग समय तक सरवाइव कर ही नहीं सकती है। अगर किसी कंपनी में कोऑर्डिनेशन हो ही ना, चाहे वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में के लेवल पे हो या जो डिफरेंट लेवल है टॉप, मिडिल और लोअर, उस लेवल पे हो, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो जो आपका कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चल नहीं सकता। तो कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होता है, जैसे मान के चलो तुम्हारा घर ही है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते ही हैं, लेकिन जितना कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो उसे हम उतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या उतना अच्छा घर बोलते हैं, ठीक है। और ये तभी हो पाता है जब घर में कोई ऐसा पर्सन हो जो चीज़ों को अच्छे से समझा दे, शांत कर दे। उसी तरीके से कंपनीज में भी है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझाया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कम एराइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ठीक है ना। जैसे यहाँ मैंने दिया है एक इंडिविजुअल हो गया, दूसरा, तीसरा, तो अलग अलग टाइप के पर्सन है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग सबका स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल्स अलग अलग है, तो उन सबको जोड़ के रखना, ठीक है ना, सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें, ये काफ़ी जरूरी है। इसी से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो पता चला ये जिस स्टाइल से काम कर रहा है वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है वर्क, और वर्क एक इधर जा रहा है, जबकि हमें जो वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उस वर्क को ऐसे कंप्लीट करना है कि सब एक डायरेक्शन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी सारे के जो एफर्ट्स हैं अगर वो यूनिटी में रहेंगे तभी हमारा गोल कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो वर्क कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स टू कॉमन गोल, एक ही गोल की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। अच्छा ये तो प्रिंसिपल है, ये आप आगे पढ़ेंगे, इसको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन भी आप देख रहे हैं हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, टॉप, मिडिल, तो ये क्या होगा, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोऑर्डिनेशन की नीड जो है वो हमेशा है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है या नॉन एंडिंग फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, हमने देखा है टॉप, मिडिल और लोअर लेवल पे चाहिए।
और लोअर इन ऑल डिपार्टमेंट्स में चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सारे काम, देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये है मार्केटिंग, सेल्स, परचेज। ये डिपार्टमेंट क्या है? ये इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक सेकेंड, ठीक है, ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है, परचेज अलग है, तो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, बट ये लोग इंटरलिंक्ड भी हैं। अगर एक का काम नहीं होगा तो दूसरे का भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट पे कोऑर्डिनेशन की नीड है, यूनिवर्सल है ये। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है? जैसे देख लो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इनके जो मैनेजर्स हैं अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाएगा, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाएंगे, एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर है वो पूरे तरीके से अपना वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये सारे काम प्रॉपरली हो पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है? डेलिब्रेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि आपको क्लियर प्रिसीजन से ये काम करना है, ठीक है ना? बहुत सावधानी से ये काम करना है। क्यों? आपको टॉप लेवल ने जो चीजें समझाई हैं, अगर आप उसे गलत तरीके से दूसरे को समझा दोगे तो उससे फिर कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा, केओस अराइज हो जाएगा, ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेशन जो बना के चलना है वो बहुत अच्छे तरीके से चलना है। अगर आप कोऑर्डिनेशन ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे हो तो उससे कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा, केओस अराइज होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है या नीड क्यों है वो समझते हैं। अगर जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ करवाना है तो इंडिविजुअल के अपने इंडिविजुअल गोल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल हैं, दोनों कंप्लीट होने चाहिए। तो इन दोनों को मिला के रखने के लिए, हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है? मिलाना। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल कंप्लीट हो और इंडिविजुअल के जो पर्सनल गोल्स होते हैं या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी कंप्लीट हो। और ये तब हो सकता है जब आप अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखें, ठीक है? नेक्स्ट है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अभी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है ऑलरेडी। जैसे ये परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ही डिपार्टमेंट्स, और सब क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं बट इंटरलिंक्ड भी हैं। एक का काम होगा तभी दूसरे का काम हो सकता है। सो हमें ये जो डिफरेंस है ये इसको काफ़ी मिनिमम रखना है, और ये तभी हो सकता है जब हम कोऑर्डिनेशन रखें। अगर ये डिफरेंस जो है, अगर ये मैक्सिमम हो जाए, एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट को देखना ही ना चाहें, लड़ाई ही करते रहें, तो उससे क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो सही समय पे कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अब लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं, स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है ना? कि जो सेल्स में काफ़ी एक्सपर्ट मैनेजर है उसको खरीद के लाओ, या फिर जो अच्छा मार्केटिंग कर सकता है वैसा मार्केटिंग मैनेजर लेके आओ। तो वहाँ पे बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अब उनमें कभी कभी ये आ जाता है, ये सोच आ जाती है कि मैं ही हूँ जो सबसे क्वालिफाइड हूँ, मेरे से अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है? अब इस, और उनका कहना होता है जो मैंने डिसीजन दे दिया ना वही बेस्ट है। तो इससे क्या होगा? क्योस शुरू हो जाता है या कंफ्यूजन एराइज हो जाता है। अगर चार लोग बैठ के अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, चार मैनेजर्स अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, तो सबका सुनना जरूरी है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मैं बेस्ट हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है और वही होना ही चाहिए, अगर ऐसा एटीट्यूड है किसी मैनेजर का, तो उससे क्या होगा? केओस और कंफ्यूजन एराइज होगा। तो वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि सर आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये सारे जो मैनेजर्स हैं बैठे हुए हैं, ये भी जो अपने पॉइंट्स बोल रहे हैं वो वैलिड पॉइंट है, हमें उन पे भी एक बार सोचना चाहिए। ये तरीका होता है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है? सो कोऑर्डिनेशन नीडेड, ऑल स्पेशलिस्ट वर्क इन कॉमन डायरेक्शन एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। तो अगर सारे स्पेशलिस्ट साथ बैठ के
एक ही डायरेक्शन यानी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होना चाहिए, इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, या मैंने जो अभी एग्जांपल दिया कि सर आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारे जो मैनेजर्स बैठे हैं ये भी जो पॉइंट्स अपने दे रहे हैं वो भी सही है, एक बार आप सुन लें। ठीक है, तो ये तरीका होता है कोऑर्डिनेशन करवाने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, शेयर कर देना ये वीडियो, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? अच्छा देखो, पहले तो टोटल जो चैप्टर्स है ना उसके वीडियोस आएंगे, उसके बाद एक एक करके, जैसे चैप्टर 1 का केस स्टडीज, फिर चैप्टर 2 का केस स्टडीज, ऐसे करके इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आप अपना कोऑर्डिनेशन ही करके देखते हैं हम लोग कि आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि चैप्टर 1 के बाद ही हम केस स्टडी सॉल्व करें, या एक बार टोटल चैप्टर सॉल्व कर लें उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करें। आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट में दे दें, मैं उसे अकॉर्डिंगली कर लूँगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।